से मतलब याद नहीं रहेंगी। कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। अब कार्डियक टेम्पोनेट का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, आपकी जो पेरिकार्डियल सैक था ना, उधर जो सारी जो पेरिकार्डियल स्पेस थी उधर सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। तो ये मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम दिखाई है, ये देखे ना कि आपका, आपको पता है आपका जो हार्ट है उसको एक लेयर ने सराउंड किया हुआ था, किसने? पेरिकार्डियम ने सराउंड किया हुआ होता है। ये देखो ये व्हाइट सी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सी। तो इसने इसको सराउंड किया हुआ होता है। अब क्या हो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह एमआई में देखा था कि अगर हार्ट की बहुत रप्चर हो जाए तो इधर से जो आपका ब्लड है वो निकल के क्या आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा ना। तो ये देखो इधर क्या है कि फ्लूइड अकामुलेट हो गया है आपकी पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसकी वजह से आपका जो हमारा हार्ट है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो इसको हम कहते होते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। क्या हुई? पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। प्रॉब्लम क्या आई? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। फ्लूइड के आने को उसको हम क्या कह देते हैं? एफ्यूजन। मींस के व्हाट डज इट मीन बाय इफ्यूजन? इफ्यूजन का मतलब होता है कि ऐसे चैम्बर्स में फ्लूइड का आ जाना जहां उसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपको पता है ये जो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है, इधर फ्लूइड को नहीं आना चाहिए था, तो उन कैविटीज में फ्लूइड के आ जाने को हम क्या कह दे देते हैं? इफ्यूजन। तो ये आप देख सकते हो कि पेरिकार्डियल कैविटी में क्या है कि फ्लूइड आया पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो गई है? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम में फ्लूइड आया तो इसको हमने नेम दे दिया पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो बंदे को क्या हो जाएगी? कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगी। तो यही काम हो रहा है कार्डिक। अब देखो वो जो सारा फ्लूइड आया पड़ा है वो क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा आपके हार्ट को। अब आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यही सारा आ रहा है कि आपका ना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, ना प्रॉपरली रिलैक्स कर सकेगा। आपके जो सारे चैम्बर्स हैं वो बेचारे कंप्रेस हो जाएंगे। तो यही इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जनाब कंप्रेशन हो रही है। किसकी? हार्ट की, बाय फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा? या तो ब्लड हो सकता है या क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन मीन के कोई फ्लूइड्स वगैरह आए पड़े हैं। अब फ्लूइड्स कैसे आ सकते हैं? उसके लिए दोबारा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बंदे को क्या होगी है? पेरिकार्डाइटिस हो गई है। पेरिकार्डाइटिस का क्या मतलब है? कि पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो आपको पता है जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, इधर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इधर से आपको पता है फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाते हैं ना, इनकी वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है। तो ये जो फ्लूइड होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? आपकी पेरिकार्डियल स्पेस में आ जाएंगे। तो ये भी तो कंप्रेस कर सकते हैं ना हमारे हार्ट को। तो यही कि आप लोगों को वो हिस्ट्री में दे सकता है कि बंदे को पेरिकार्डाइटिस हुआ है एंड देन क्या हो सकता है? उसको कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। या फिर आप लोगों को वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री दे सकता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ देन उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। कौन से वीक में इसका चांसेस ज्यादा होते थे? आपको हमने देखा था ना कि जब आपके मैक्रोफेजिस आते थे 3 to 7 days ऑफ एम आई में, क्या है कि जब मैक्रोफेजिस आते थे तो ये जो हमारा रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते थे। इट मींस के इधर से जो पेरिकार्डियल एफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ब्लड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, बंदे को कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि या आपका ब्लड आ रहा है या क्या आ रही है? एफ्यूजन आ रही है। अच्छा, इन्होंने प्रॉब्लम क्या की कि आपका हार्ट प्रॉपरली आप ना कॉन्टैक्ट कर पा रहा है ना रिलैक्स कर पा रहा है, तो बंदे की क्या हो जाएगी? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा कि इसने सारे चैम्बर्स को कंप्रेस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यही हम डायग्राम में देखते हैं कि आपके जो सारे चैम्बर्स हैं ना बेचारे, इधर हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो इधर ये इसकी क्या है कि जनाब पेरिकार्डियल कैविटी है, इधर ये सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। जब ये वाले चैम्बर्स प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है कि जनाब इधर ब्लड भी क्या होगा? कम होगा। तो जब ये रिलैक्स करेंगे तो इन सब में प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा। मीन्स के जितना ये हमारा बाहर प्रेशर है ना, हमारा जितना बाहर फ्लूइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका सारा फ्लूइड है इसने क्या किया हुआ है? आपके हार्ट को कंप्रेस किया हुआ है। तो ये जितना इसको क्या करने देगा? डायलेट करने देगा, हमारे हार्ट को रिलैक्स करने देगा, सिर्फ उतना ही ये रिलैक्स कर पाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके सारे चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। इन सब में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यही क्या है, उसने क्या कहा है कि जनाब इक्वल इक्विलिब्रिएशन क्या है कि इक्वल हो जाते हैं। क्या आपके डायस्टोलिक प्रेशर सारे इक्वल हो जाते हैं। जब आपके सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ उतना रिलैक्स कर सकेंगे जितना उनकी कैपेसिटी है अगेंस्ट द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो उधर सारा फ्लूइड आया हुआ है। अच्छा, खैर ये तो बातें थी, ये हमने कंसेप्ट देख लिया। देन हम इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है। तो अब आप लोग देखो कि आपकी क्या है कि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, हमारी जो वेसल्स हैं उधर हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है इधर बीपी क्या हो जाएगा? बंदे का कम हो जाएगा। तो बंदे को क्या होगी?
हाइपोटेंशन होगी, मींस कि जब आपके पास बंदा आएगा आप उसके वाइटल्स लोगे तो उसका बीपी आपको कम मिल जाएगा। देन आप एग्जामिनेशन करते होते, कोई भी बंदा आपके पास आता है एग्जामिनेशन, तो जब आप उसकी नेक वेन्स देखोगे ना तो वो आपको क्या मिल जाएंगी, डिस्टेंडेड मिल जाएंगी। नेक वेन्स क्या मिलेंगी, डिस्टेंडेड मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है जनाब, तो आपको पता है ऊपर जो ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपकी है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इधर से ब्लड आ रहा होता है सारा। अब क्या हुआ कि इधर ये जो हार्ट है ये बेचारा कंप्रेस, हमारा जो राइट एट्रियम है वो क्या हुआ पड़ा है, कंप्रेस हुआ पड़ा है, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। जब ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा और बाकी ये जो हमारा हार्ट है ये प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, तो इधर ब्लड पहले ही पूल हुआ पड़ा होगा। तो अब ऊपर वेन से मजीद ब्लड आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। तो आपकी ये जो वेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्टेंड हो जाएंगी। तो यही इस पेशेंट में आपको क्या मिल जाएंगी, डिस्टेंडेड मिल जाएंगी। क्या, नेक वेन्स आपको इस पेशेंट में डिस्टेंडेड मिल जाएंगी, ये फाइंडिंग है। देन सेकंड और क्या है, आपके हार्ट के बाहर सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। तो जब आप उसके हार्ट के साउंड सुनना चाहोगे, स्टेथ रख के उसके आप जब हार्ट साउंड सुनना चाहोगे तो वो आपको डिस्टेंट हार्ट साउंड मिलेंगे। मींस के दरमियान में फ्लूइड आया हुआ है तो उन साउंड्स की जो इंटेंसिटी होगी वो आपको कम मिलेगी। दरमियान में सारा फ्लूइड आया, उतनी अच्छी आवाज नहीं सुनाई देगी जितनी आपको नॉर्मली सुनाई देती है। तो आपको क्या मिल सकते हैं, डिस्टेंट हार्ट साउंड मिल सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम क्यों आए, क्योंकि फ्लूइड सारा अकामुलेट हुआ पड़ा था। तो ये इसको हम कहते होते हैं बैक ट्राइएड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कार्डियक टेम्पोनेट, कि आप लोग को क्या मिल सकता है, हाइपोटेंशन मिल सकती है, डिस्टेंडेड नेक वेन मिल सकती है और डिस्टेंट हार्ट साउंड मिल सकते हैं। देन आपको पता है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता, सॉरी, कार्डियक आउटपुट कम होती है तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्या करवा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है। तो इस बंदे की आपको हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी। देन एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जब उस बंदे को इंस्पायर करने का कहोगे, आपने उस बंदे को कहना है कि जनाब सांस लो। जब वो बंदा सांस लेगा तो उस वक्त जब आप उस बंदे का बीपी चेक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले उस बंदे का आया है बीपी 120/80, फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर रहे हैं कि पहले उसका बीपी था 120/80। देन जब आप उसको सांस लेने का कहोगे और दोबारा आप उसका बीपी चेक करोगे तो वो हो सकता है आपको मिले 100/60। तो ये इतना ज्यादा ड्रॉप क्यों हुआ, विद इंस्पायरेशन उसका बीपी क्या है कि मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ एमजी डिक्रीज कर जाएगा। इसको हम कहते होते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस। क्या हुआ, डिक्रीज हो गया आपका बीपी। क्या कितना डिक्रीज हुआ, मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कब डिक्रीज हुआ, जब बंदे ने क्या किया, सांस अंदर लिया। तो अच्छा, अब इसमें सीन क्या हो रहा होता है कि जब आपको पता है जब आप इंस्पायर करते हो तो आपकी जो थ्रेसिक कैविटी है वो थोड़ी सी बाहर निकलती है, इंट्राथ्रेसिक प्रेशर कम हो जाता है। मीन्स के ये जो आपकी वेन्स हैं वो जो आपका इधर से ब्लड लेके आ रही थी ना, उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। आपको पता है इधर क्या होती है, आपकी सारी रिब्स होती हैं, तो अब ये रिब्स थोड़ी सी एलिवेट होती हैं। अभी सांस लेके देखो आपकी रिब्स एलिवेट होंगी। तो ये जो ऊपर पाइप्स हैं, ये जो आपके पाइप है, मीन्स के आपकी जो वेन्स हैं, इधर अब क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया तो आपका वेनस रिटर्न हमारे हार्ट की तरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट मीन्स के आपका जो राइट एट्रियम है अब इधर ज्यादा ब्लड आएगा, आपकी वेन्स क्या हुई है, डिस्टेंड हुई हैं, उनसे प्रेशर हटा है तो अब राइट एट्रियम में ज्यादा ब्लड आएगा। तो आपका जो राइट वेंटिकल है उधर भी तो जाहिर सी बात है राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंटिकल में। लेकिन इसमें बात समझने की है वो ये कि फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपका हार्ट है, ठीक हो गया। अब राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा आया हुआ है, देन आपके राइट वेंटिकल में ज्यादा ब्लड आया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके राइट वेंटिकल में ब्लड ज्यादा आता है तो वो डायलेट कर जाता है, इस तरह करके क्या करेगा, डायलेट कर जाएगा, ये वाला सीन हो जाता है। लेकिन ये जो बंदा है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा वेंटिकल डायलेट बाहर की तरफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाहर क्या है कि इसकी ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है इधर सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। जब इधर सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है तो ये बेचारा रिलैक्स नहीं कर पा रहा, हमारा जो राइट वेंटिकल है। तो वो किसकी तरफ करेगा, ये इस तरह बल्ज करवा देगा किसको, हमारे इंटावेंटिकुलर सेप्टम को। मींस के ये इस तरफ डायलेट कर गया, ये जो ऊपर फ्लूइड आया हुआ है ना, इसको अकोमोडेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये देखे ना, अब क्या होगा कि आपका ये जो राइट वेंटिकल है, इधर से ये जो इंट्रावेंटिकुलर सेप्टम है, ये आपका राइट वेंटिकल, ये सारे ये जो फ्लूइड है इसको अकोमोडेट करने के लिए बल्जिंग करवा देगा किसकी, आपका जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है। तो अब देखो इधर क्या होता है आपका लेफ्ट वेंटिकल। तो अब हमारे लेफ्ट वेंटिकल की कैविटी आप देख सकते हो कि छोटी हो गई है। तो हमारे लेफ्ट वेंटिकल में अब क्या है कि कम ब्लड आएगा। जब इसमें कम ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा आगे भी तो ये एओर्टा में भी तो कम ब्लड जाएगा। तो यही हो रहा होता है कि जब क्या है कि जब आपने बंदे को इंस्पायरेशन का कहा, उसने सांस लिया, तो आपके राइट हार्ट की तरफ तो ब्लड बढ़ गया, लेकिन जो आपका लेफ्ट हार्ट है उधर ब्लड कम हो गया। जब लेफ्ट हार्ट में ब्लड कम हुआ तो आपकी जाहिर सी बात है एओर्टा में ब्लड कम जाएगा, बंदे का बीपी कम हो जाएगा। कितना बीपी कम होगा, मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होगा। इसको हम कहते होते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है।
तो ये आ गया पल्सस पैराडॉक्सिस का कंसेप्ट के इंस्पायरेशन के साथ उस बंदे का बीपी मोर देन 10 मिलियन। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जब बंदे का इंक्रीज हुआ वेनस रिटर्न, जब उसने इंस्पायर किया तो इसकी वजह से हमारे राइट वेंटिकल में ज्यादा ब्लड आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बोज टुवर्ड लेफ्ट वेंटिकल, तो वो क्या किया उसने, बो टुवर्ड्स लेफ्ट वेंटिकल चला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी, अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पेरिकार्डियल कंप्लाइंस कम हुई पड़ी है। पेरिकार्डियल कंप्लाइंस का क्या मतलब है कि नॉर्मली आपको पता है जब आपके लेफ्ट वेंटिकल में ब्लड आ रहा था, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, नॉर्मली जब इसमें ब्लड आ रहा था तो वो क्या कर रहा था, इस तरह डायलेट कर रहा था, क्योंकि आपकी पेरिकार्डियम बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस बंदे में बेचारे में प्रॉब्लम क्या आई है कि आपका ये जो फॉर एग्जांपल हार्ट है, इसमें ब्लड आया है तो बाहर वो बेचारा बाहर स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, क्योंकि इधर सारा फ्लूइड आया हुआ है, तो इस वजह से स्ट्रेच नहीं कर पा रहा। तो आपको पता है किसी चीज को, स्ट्रेचिंग एबिलिटी को हम क्या कहते होते हैं, कंप्लाइंस। तो अब आपकी पेरिकार्डियम स्ट्रेच नहीं कर पा रही, तो इट मींस कि इसकी कंप्लाइंस क्या हुई पड़ी है, वो कम हुई पड़ी है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि अब ये इधर तो दूसरा डायलेट नहीं कर पा रहा, वो क्या है कि इसकी तरफ बल्ज कर जाएगा, ये वाले सेप्टम को इस तरह बल्ज करवा देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका लेफ्ट वेंटिकुलर रिजेक्शन वॉल्यूम, इधर से जो वॉल्यूम आ रहा था वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। बंदे का बीपी क्या है, जारी सी बात है, कम हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, ये एक तो होता है कार्डियक टेम्पोनेट में, जो कि अभी हमने पढ़ ली, जिसमें बाहर फ्लूइड आया हुआ था। देन दूसरी कौन सी कंडीशंस हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आ जाता है, ये हमने डिटेल से पढ़ना है। इसमें क्या है कि आपकी जो हमारी पेरिकार्डियम है वो काफी ज्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। देन सेकंड थिंग क्या आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज आ जाती हैं, इनमें आपका जनाब एस्थमा, सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्रोप, ठीक है, ये सब हमने कल रेस्पिरेटरी सिस्टम अगला स्टार्ट करना है उसमें पढ़ेंगे। ये सारी कंडीशंस क्या करवा सकती हैं, पल्सस पैराडॉक्सिस करवा सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे जो काम का है वो कौन सा है, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में ये वाली प्रॉब्लम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कार्डियक टेम्पोनेट में आपको क्या मिल जाती है, पल्सस पैराडॉक्सिस मिल जाती है, ये वाली फाइंडिंग मिलती है। ये वाली फाइंडिंग्स तो मिलेंगी मिलेंगी, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडिंग नेक वेव्स और ये हार्ट साउंड, लेकिन साथ में आपको क्या मिल जाएगा, पल्सस पैराडॉक्सिस मिल जाएगा। देन और क्या चीज मिल सकती है, और ये कि जब आप उस बंदे की ईसीजी करवाओगे, फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है इधर, आप आपकी ये लीड्स लगी हुई होंगी ना, फॉर एग्जांपल ये कहता हूं मैं V1 लीड फ्लावडम का, ये सारी लगी हुई हैं, तो अब इधर से ये प्रॉपर करंट को परसेप्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इधर जो सारा फ्लूइड आया हुआ है रास्ते में, ठीक है, तो ये प्रॉपर करंट को परसेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से अब आपको जो QRS कम्प्लेक्स मींस कि आपकी जो ईसीजी होगी वो लो वोल्टेज होगी। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह ईसीजी मिलती थी ना, आपकी वोल्टेज करंट प्रॉपर डिटेक्ट होता था, लेकिन अब करंट के रास्ते में क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो अब आपको जो ईसीजी मिलेगी वो छोटी छोटी मिलेगी, छोटी छोटी किस तरह, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ इतनी सी, ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज डिटेक्ट हो रही है। लो वोल्टेज क्यों डिटेक्ट हो रही है, क्योंकि सारा फ्लूइड आया हुआ है करंट के रास्ते में, हमारी जो लीड है प्रॉपर उसको देख नहीं पा रही, करंट को सेंस नहीं कर पा रही, तो ये प्रॉब्लम हो रही है आपके जनाब कार्डियक टेम्पोनेट में। दूसरा और क्या हो सकती है, आपको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस मिल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ। मींस के कोई ज्यादा वोल्टेज वाला होगा, ये आप देख सकते हो कि ये ज्यादा वोल्टेज वाली है आपके पास ईसीजी, ये कम वोल्टेज वाली है, ये ज्यादा वोल्टेज वाली है, ये कम वोल्टेज वाली है। अब वोल्टेज किस किस तरह हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा वोल्टेज, जो आपकी वेव जितनी ज्यादा लंबी होगी इट मींस कि उसकी वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, जो जितनी छोटी होगी इसका मतलब है उसकी वोल्टेज क्या है, कम है। अच्छा खैर ये हमें पता चल गया, तो ये क्या है, इसको हम कहते होते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। और ये क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना वो उसमें स्विंग हो रहा है, ये जो आपके पास आया हुआ है ना, समझो ये स्विमिंग पूल उसका बन गया है। फॉर एग्जांपल हार्ट का क्या बन गया, ये स्विमिंग पूल बन गया है, उसमें वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ स्विंगिंग मोशन ऑफ हार्ट आपको जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कभी ज्यादा मिल रही है कभी कम मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। ठीक हो गया जी। तो ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट इन लार्ज इफ्यूजन। अच्छा बाकी क्या है कि इकोकार्डियोग्राम पे आपको क्या मिल सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल सकती है, मींस के फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी मिल सकता है। देन आपको सिस्टोलिक राइट एट्रियल कोलैप्स मींस के आपका राइट एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ना हमारा राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली रिलैक्स कर पाएगा, ठीक है। आईवीसी प्लीदुरा, आपको जो आईवीसी है वो क्या मिल जाएगी, डिस्टेंडेड में, इंफीरियर वेना केवा क्या मिल जाएगी, डिस्टेंडेड मिल जाएगी। अच्छा देन आ गया कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे,
तो आपने अब देखो इधर प्रॉब्लम क्या आई पड़ी है कि इधर सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है ना, पेरिकार्डियल कैविटी में क्या है कि फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। तो आप क्या करोगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे। फॉर एग्जांपल ये बंदे का हार्ट है, तो आप इस तरह इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लोगे, इधर से सारा फ्लूइड खींच लोगे, बाहर निकाल लोगे इधर आपके। इसको हम कहते होते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस, नीडल के थ्रू उधर से फ्लूइड को पेरिकार्डियम कैविटी से, पेरिकार्डियल कैविटी से निकाल लेना, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो ये आप कर सकते हो। या क्या है कि आपने सर्जिकल ड्रेनेज मींस के उधर कट लगा के फ्लूइड को उधर से निकाल लेना है। तो ये खैर हम यही मोस्टली करते होते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। आप फ्लूइड निकालोगे, हमारा जो हार्ट बेचारा कंप्रेस हुआ पड़ा था वो अब नहीं होगा, और वो नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगा। ये वाली सारी फाइंडिंग्स आपकी ठीक हो जाएंगी, बंदा ठीक हो जाएगा। अब जिसने एमएलई करना है उसने ये अल्ट्रासाउंड देखना है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो, इको देख सकते हो। इको में आपको क्या मिल रहा है कि ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, देन ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आप देख सकते हो कि आपका जो हार्ट है उसके बाहर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक मिल रहा है ना, ये शो कर रहा है कि इधर फ्लूइड आया हुआ है। नॉर्मली इधर फ्लूइड नहीं ना होता आपके हार्ट के बाहर, ठीक है, हार्ट के अंदर तो होता है, ये देखो अंदर है, ये हार्ट का अंदर है। तो इसमें आपको अंदर तो ब्लड मिलेगा लेकिन बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन इधर देख सकते हो कि ये जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या शो कर रहा है कि इधर फ्लूइड आया हुआ है। तो ये सीन होता है कार्डियक टेम्पोनेड में। अच्छा जी, तो ये था हमारा कार्डियक टेम्पोनेड का टॉपिक। देन आगे चलते हैं।